प्रकाश, ये कैसे हो सकता है? प्रकाश कैसे आ सकता है? आप इससे भाग क्यों रहे? वो फिर मुझे दिखाई दिया। वो एक बार नहीं, 2 बार, हर जगह दिखाई दे रहा है मुझे वो। आप फिर शुरू हो गए? आपने दिन में शराब पीना शुरू कर दिया है। मारा हुआ आदमी दिखाई कैसे दे सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उसको मारा था। वापस कैसे आ सकता है? वो वापस नहीं आ सकता। आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने उसे मारा था अपने हाथ से। वापस कैसे आ सकता है मारा हुआ आदमी? मैंने तो खुद उसको मारा था। वो वापस कैसे आ सकता है? मैंने तो इसी दीवार में चुनवाया था ना। यही तो गाड़ा था मैंने उसको। मारा हुआ आदमी बाहर कैसे आ सकता है? वो नहीं आ सकता बाहर। मारा हुआ आदमी बाहर कैसे आ सकता है? दीवार में से बाहर नहीं आ सकता मारा हुआ आदमी। वो वापिस कैसे आ सकता है? मैंने खुद उसको मारा था। वापिस नहीं आ सकता। मैंने खुद उसको मारा। ये लो आपकी फीकी चाय। अब एक बात बताइए, सुना है पाठक साहब का फिर से ट्रांसफर होने वाला है? होगा ही, सिस्टम के साथ जो चलते हैं, इसीलिए ऊपर वालों को खास पसंद नहीं है। साहब मुझे रिपोर्ट लगानी है साहब। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपनी रिपोर्ट लगानी है साहब। क्या किया तुमने? खून किया है साहब। दिन में भांग खा के आ गया क्या? भांग नहीं, देसी ठर्रा। क्यों? सुनिए सुनिए, मुझे पता था आप मुझे यही मिलेंगे। क्या हो गया आपको? साहब ये मेरे पति हैं, 2 दिन से पता नहीं कहां से क्या खा के आ गए। मैंने खून किया है, यही बोले जा रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं साहब?
चुप कर दो। मैंने किया कूद तो किया तुम ए चुप, क्या हंगामा हो रहा है? सर ये आदमी अपनी रिपोर्ट लिखवाने आया है, कहता है कि इसने खून किया है। सर आप में धोते सर। क्या किया तुमने? किसका खून किया है? प्रकाश का साहब, प्रकाश मेरा दोस्त है साहब, उसको मैंने मार के अपने घर की दीवार में चुन दिया है साहब। आप क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आपने किसी को नहीं मारा है। नहीं साहब, मैंने मारा है प्रकाश को। आपको यकीन ना तो चल के देख लो साहब, घर पे लाश वहीं मिलेगी आपको। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अपने दोस्त प्रकाश को मारकर उसकी लाश अपने ही घर की दीवार में चुन दी है? हाँ साहब, आपको उसकी लाश वहीं मेरे घर पे मिलेगी साहब। आप चलो चल के देख लो। हाँ साहब, एक बार चलकर देख ही लीजिए। देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि दारू के नशे में इंसान कैसे पागल हो जाता है। ठीक है, चलो। ये इसी घर में आइए साहब, आओ। आइए आइए, ये रही साहब दीवार जहाँ मैंने प्रकाश की लाश को 2 दिन पहले चुना था। ये वही दीवार है साहब, यहाँ इसी दीवार में। सर दीवार तो अभी थोड़ी गीली है। तोड़ो इसे। मैं तोड़ता हूँ साहब, मैं तोड़ता हूँ। इसी में है साहब, अभी टूटेगी देखिए। क्या हुआ? इसी में लाश है उसकी साहब। बेवकूफ समझता है पुलिस को? दारू पी के पुलिस से टाइम पास करेगा तू? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, इसी के अंदर है उसकी लाश। अगर तुमने लाश को सिर्फ 2 दिन पहले इस दीवार में चुना तो इतनी जल्दी प्लास्टर पक्का कैसे हो गया? सब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इनको छोड़ दो। मैंने आपसे कहा था ना, इनका दिमाग चल निकला है। अरे नहीं साहब, मेरा दिमाग कहीं नहीं गया। अरे तू भी तो थी ना साथ जब प्रकाश को मार के हमने इस दीवार में चुना था। ये क्या किया आपने? आपने ये क्या किया? आपने खून कर दिया मदन। आपको पुलिस ले गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं इस लाश को ना टेम्पो में डाल के जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं बैठिए। आपको किसी ने देख लिया बाहर जाते हुए तो? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अब वो आप अपना जाके जल्दी से जाके मिस्त्री का सामान ले आइए। हम इसी कमरे में दीवार तोड़ के इस लाश को चुन देते, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? हम ऐसा कर लेते, है ना? बोलो। मैं लेके आता हूँ। जाइए जल्दी आना। साहब मैं सालों से मिस्त्री का काम करता आ रहा हूँ, इसलिए तो मुझे कमरे की दीवार तोड़वाकर उसमें प्रकाश की लाश को चुनवाने में ज्यादा समय नहीं लगा। झूठ खबर में सच है कबर में, जाले लगे हैं जैसे नजर में, थोड़ा संभलना बच के है चलना, खंजर लिए हर मुसाफिर सफर में, हर तरफ मौत के घाट है। साहब प्रकाश को मार के उसकी लाश को इसी दीवार में चुराया हमने, यहीं इसमें। साहब ये सब कुछ ना नशे की हालत में बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे ना कि इन्होंने मारा है,
आप कह रहे हैं मैं भी शामिल हूँ। साहब इनकी बातों पे आप लोग ध्यान मत दो। साहब अभी देखिएगा आप, मैं लिखाता हूँ साहब, इसी में से लाश निकलेगी उसकी, देखना आप साहब। देखिए आप क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं? आपने किसी को नहीं मारा है। मैंने मेरे प्रकाश को मारा है साहब। प्रकाश की लाश को अपने इस दीवार में चुना है साहब। मैंने मारा प्रकाश को, मैंने मारा। मुझे प्रकाश का भूत दिखाई देता है साहब। मुझे उसका भूत कल भी दिखाई दिया था साहब, मुझे आज भी उसका भूत दिखाई देता है साहब। मुझे प्रकाश का भूत दिखाई देता है साहब। वो देखो साहब, प्रकाश की आत्मा साहब। ये है प्रकाश का भूत, दिखा आप लोगों को। अरे अब बस भी करो साहब, मैं आपसे कह रही थी ना कि इनका दिमाग चल निकला है। यही है प्रकाश, हमारे पड़ोसी, जीते जागते आपके सामने। तो फिर ये कैसे प्रकाश की लाश दीवार में चुनवा सकते हैं? मेरी लाश दीवार में? अरे आज फिर दिन में चढ़ा ली क्या? हो क्या गया है तुझे मदन? और ये पुलिस, अरे चल क्या रहा है इस घर में? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये बताओ, तुम ही प्रकाश हो? जी साहब। करते क्या हो? साहब छोटा मोटा ठेकेदारी का काम करता हूँ साहब। इसी सिलसिले में बंदी पूरा गया हुआ था। वो क्या है ना साहब कि बीवी मायके गई हुई थी, तो मैंने घर की चाबी यहीं रखी थी, बस वही लेने के लिए आया हुआ। मैं लाती हूँ। साहब मैं जाऊं? मदन ख्याल रख भाई अपना, और ये ज्यादा मत पिया कर, नुकसान करती है, ख्याल रख। ये जिंदा कैसे हो गया? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने चुप, बिल्कुल चुप। पागल समझ रखा है हमें? अब अगर आगे से दारू पीकर तूने पुलिस वालों का टाइम खराब किया तो जिंदगी भर के लिए तेरा नशा उतार देंगे, समझा कि नहीं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप शराब पीनी थोड़ी कम कर दीजिए। अरे मैंने मारा उसको, प्रकाश को, इसी दीवार में मैंने उसे चुना है। मैंने मारा है अपने हाथ से उसे, इसी दीवार में तो चुना था मैंने उसको। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक लाश आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपसे बातें करने लगे तो आपकी मनोस्थिति का क्या होगा? एमपी के गुना शहर के पास घटी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस का एक अपराधी के कबूलनामे पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कातिल मदन कह रहा है कि उसने अपने दोस्त प्रकाश को मार के दीवार में दफना दिया, मगर ना दीवार में लाश थी ना कोई सबूत। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पुलिस के लिए ये थी कि जिस प्रकाश को मदन ने मार के दीवार में दफनाने की बात कही, वो जिंदा सबके सामने खड़ा था। कैसे मुमकिन था ये? क्या मदन अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, या फिर वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रहा था? ये लो भैया, बच्चे को पैसे। आप कुछ नहीं खाओगे? मदन भैया कहाँ खोए रहते हो आजकल? यार पता नहीं, छुट्टा ना अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा है। तेरी भाभी कहती है कि मेरा दिमाग चल निकला है।
प्रकाश तो अच्छा प्रकाश भैया, उनका क्या? नहीं, कुछ नहीं। चल बैठ, सामान पहुंचाना है अभी। चलिए चलते हैं। भैया पीछे का टायर तो पंचर हो गया। अरे यार, चलो कोई नहीं, आप बैठ के एक चाय और पियो, मैं भी टायर बदली कर देता हूँ। अरे वो औजार के बक्से की चाबी देना। अरे चाबी तो घर भूल गया मैं लगता है। तब टायर कैसे बदलेंगे बिना जेक के? वो बब्बन को फोन करना, पंचर वाले को, आगे करेगा वो, बोलो से। ये सही कहा। अच्छा डबल शादी है देखो किसान की, खबर नहीं अपने प्राण की। खेतों में खलियानों में वो झूम झूम के नाचे, ट्यूबवेल पे बटन दबाए पानी फुब्बारा जाए। रेखा जीजी, रेखा जीजी, दीदी रोटी जल रही है। अरे वृंदा, तू बहुत दिनों बाद आई, कैसी है? और आशा नहीं आई? नहीं, आशा जीजी का फोन नहीं लग रहा है और प्रकाश जीजा जी का फोन भी 3 दिन से बंद आ रहा है। अरे जीजा जी तो तेरे कब के आ चुके हैं, कल ही तो आए थे चाबी लेने। पर घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ तो जीजा जी कुछ काम से बाहर चले गए होंगे। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आशा क्यों फोन नहीं उठा रही है। वो तो तेरे यहाँ ही गई थी ना? यही तो नहीं पता ना दीदी, उनका फोन आया था आशा दीदी का और वो फोन पे बता रही थी हमें कि मदन भाई ने टेम्पो से उन्हें गाँव की सड़क पे छोड़ दिया है और वो पैदल 20 मिनट में घर पहुंच ही जाएगी, पर अभी तक नहीं पहुंची। हे भगवान, इन्होंने तो आशा को तुम्हारे गांव 3 दिन पहले छोड़ा था और वो अब तक घर नहीं पहुंची। तो मुझे अब बता रही हो ये बात? जी, हमें लगा कि आशा दीदी मदन भाई के साथ वापस लौट गई है। हम 2 दिन तक उनका इंतजार करते रहे, जब फोन नहीं आया तो हमारा जी बहुत घबराने लगा और हम यहाँ चले आए। लेकिन वृंदा, अब आगे क्या करना है? दीदी आप मदन भाई से एक बार और पूछिए ना, जब तक मैं प्रकाश जी के बारे में पता करती हूँ। 13 तारीख यानी 3 दिन से तुम्हारी बीवी आशा, जो कि इनकी बहन भी है, गायब है और तुम दोनों ने उसे कॉल भी नहीं किया। इतनी लापरवाही? ऐसी बात नहीं है सर, आशा जी ने फोन करके बताया था हमें कि मदन भाई ने उन्हें गांव के बाहर छोड़ दिया है और वो पैदल 20 मिनट में घर पहुंच जाएगी, पर वो नहीं पहुंची। उसके बाद हमने प्रकाश जी को फोन किया पर इनका फोन नहीं लगा। वो साहब मैंने आपको बताया था ना कि काम के सिलसिले में मैं बंदीपुरा गया था। तो बंदीपुरा में सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है सर। आशा को मदन ने छोड़ा था गांव के बाहर। जी साहब। एक काम करो, मदन को थाने बुलाओ, उस नशेड़ी को कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा आशा के बारे में। जाओ। सर क्या हुआ रे जोटन, बब्बन नहीं आया अभी तक? भैया फोन किया है, बोल रहा है रास्ते में आ ही रहा होगा। अच्छा एक काम का, बब्बन आ जाए ना तो ये टायर बदलवा के सामान जगह पे छोड़ देना, टेम्पो को घर पहुंचा देना। ठीक है भैया। मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? जीजा जी, आशा जीजा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं वृंदा, हमारी आशा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं। अरे वृंदा, तू यहाँ कैसे, कब आई? उनके हालचाल बाद में पूछना। ये बताओ, प्रकाश की बीवी आशा को उसके गांव छोड़ने के लिए तुम गए थे? हाँ साहब। जब वापस जाना हो तो फोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करिए मदन भैया, मैं खुद आ जाऊंगी, नहीं तो प्रकाश को बुला लूंगी। प्रकाश वो कोई ना कोई बहाना कर देगा, तुम तो फोन कर देना, लेने आ जाऊंगा मैं। ठीक है भैया, आप जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे।
लेकिन हुआ क्या साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस दिन से तुमने आशा को उसके गांव के बाहर छोड़ा है वो लापता है। क्या वृंदा, तूने बताया नहीं मेरे को? प्रकाश, तुम्हारा आशा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा नहीं हुआ था साहब, और उस दिन तो बिल्कुल नहीं हुआ था। उस दिन नहीं हुआ था मतलब झगड़ा होता रहता था। अब थोड़ा बहुत कहा सुनी किस मियाँ बीवी में नहीं होता साहब। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हम लोग आशा का पता लगवाते हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको सूचित करें। ठीक। शुक्ला जी। सर। इन लोगों ने आशा का जो मोबाइल नंबर नोट करवाया है उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाओ और इन सब पर कड़ी निगरानी रखो। सर। हेलो, अबे कब से बोल रहा है आ रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? अबे वो टूल बॉक्स की चाबी नहीं है इसलिए तुझसे बोल रहा था मैं। बे हद करता है यार। नहीं तू छोड़। नहीं तू रहने दे। हाँ मैं कर लूंगा, छोड़। ये रहा ना। हाँ भाभी वो भैया को बताने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ। भाभी वो उनको तो वैसे ही पुलिस ने बुलाया हुआ है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि भैया ने किसी लफड़े में फंस गए। तू साफ साफ बताएगा कि बात क्या है? अरे भाभी आप यहाँ पे आ जाइए, मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगा। मुझे तो टेम्पो चलाने में भी डर लग रहा है कि मैं ना फंस जाऊं। तू पहले मुझे बता तो सही कि बात क्या हुई है। भाभी ये जो रामू की चाय की दुकान है ना, हाँ बस उसी के पास खड़ा हुआ हूँ। आप जल्दी आ जाओ भाभी। क्या हुआ चट्टन? भाभी आपको कुछ दिखाना है। हाँ। इस केस के तार सुलझने के बजाय और भी उलझते जा रहे थे। 3 दिन पहले प्रकाश की पत्नी आशा को मदन उसके गांव के पास छोड़ता है, मगर वो घर नहीं पहुंचती। मदन अभी भी यही कह रहा है कि उसने प्रकाश को मार के अपने ही घर की दीवार में दफना दिया था। फिर इस रहस्यमयी घटना में अचानक एक नया मोड़ आता है। मदन के टेम्पो के औजार के बक्से से एक महिला के खून से सने कपड़े मिलते हैं। कहीं ये कपड़े प्रकाश की पत्नी आशा के तो नहीं है? और अगर ये कपड़े आशा के हैं तो मदन क्या एक बेहद चालाक अपराधी है? अब ये रहस्य और भी ज्यादा गहराने लगा था। मदन की पत्नी रेखा खुद बेहद परेशान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका पति मदन एक हत्यारा हो सकता है। देखते हैं। आप ये बताओ कि आशा ने उस दिन कौन से रंग की साड़ी पहनी थी जब आप उसे उसके गांव छोड़ने गए थे? क्या फालतू का सवाल है? मेरी बात का जवाब दो पहले। नारंगी और कत्थई रंग की। क्या हुआ साहब? आपने मुझे बुलाया, कुछ पता चला आशा का साहब? कहाँ है आशा साहब? कहाँ है वो साहब? इस साड़ी को पहचानते हो? साहब ये साड़ी तो आशा की है, और साहब ये खून के निशान, और साहब ये चाकू। क्या हुआ आशा को साहब? कहाँ है वो?
अब इन सारे सवालों के जवाब तो हमें मदन से ही मिलेंगे। मदन! मदन! क्या किया तूने आशा के साथ? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया था। अरे तूने मार दिया आशा को, कहाँ ले जाके मारा? तूने मारा? ये तो दोनों को अंदर कर दूंगा, सारी गर्मी निकल जाएगी अभी। अगर तूने आशा को नहीं मारा तो ये खून से सने आशा के कपड़े तेरे टेम्पो में कैसे मिले? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आशा को कुछ नहीं किया साहब। छुट्टन बताना साहब को। छुट्टन ने ही हमको बताया है कि तेरे टेम्पो को 1000 बक्से से ये साड़ी और चाकू मिला है उसे। देख, सच सच बता दे, कहां ले गया था आशा को? क्या किया तूने उसके साथ? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे कितनी बार आप लोगों को बताऊं साहब, मैं उस दिन आशा को साहब उसके गांव के बाहर कच्ची सड़क पे मैंने छोड़ दिया था उसको साहब। वो आज 17 है साहब, 17 16 15 13 तारीख की बात है साहब, मैंने छोड़ दिया था उसको। सर, आपने जो नंबर ट्रैक करने बोला था वो नंबर ट्रैक हो गया। ओके ठीक है, तुम लोकेशन फॉरवर्ड करो, हम पहुंच रहे हैं वहां। ए चल लेकर चल हमें वहां जहां तूने आशा को छोड़ा था। डालो इसको गाड़ी में, ले चलो। आशा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यही ट्रेस हुई है। जाओ जाकर चारों तरफ देखो, आशा का मोबाइल यहीं कहीं मिलना चाहिए। साहब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसने ही आशा के साथ कुछ किया है। साहब आप तो इसे हवालात में जूते लगाओ, पूरा सच सामने आ जाएगा। सर ये मोबाइल नहर के पास मिला था, डिस्चार्ज था, अभी पोर्टेबल से चार्ज करवा रहे हैं। साहब ये तो आशा का मोबाइल है साहब। देखो लास्ट कॉल किसका है? सर लास्ट 3 कॉल तो एक ही नंबर के हैं, 7385। साहब ये नंबर इसी का है, मदन का ही है नंबर साहब। हाँ साहब ये मेरा ही नंबर है, लेकिन यकीन मानिए साहब मैंने आशा को कुछ नहीं किया। उस दिन जिस दिन मैंने आशा को यहाँ छोड़ा था साहब, मेरा मोबाइल में घर पे भूल गया था साहब। साहब यकीन मानिए झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्या बोलूंगा यार? साहब आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे घर चलके मेरी बीवी से पूछ लीजिए। ले चलो इसको। अरे घर में आपका फोन होता तो बचता ना। उस दिन 3 बार लगाया मैंने, लेकिन नहीं लगा। अरे मुझे तो ये बताना था कि वापसी में आटा चावल लेते आए, तभी तो मैंने छुट्टन से कहा कि अपने मदन भैया से बोलो कि वापसी में आटा चावल लेते आए। हाँ साहब, भाभी का फोन आया था उस दिन, पर मैं उस दिन छुट्टी पे था, तो जब मैंने भैया को कॉल किया तो वो लगा ही नहीं, सिर्फ टू बोल रहा था। अब अभी कुछ कहना है? सफाई में कुछ बोलना है? साहब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं फोन घर पे भूल गया था उस दिन। हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? दारू पी पी के अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली है। जिंदा आदमी को कहते हैं कि मार के गाड़ दिया है। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं? साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे गिरफ्तार कीजिए इसको, इसने ही मारा है आशा को। मैंने नहीं मारा, तूने ही मारा है। अरे आशा मेरी बहन जैसी थी, मैं क्यों मारूंगा आशा? बहुत नाटक हो गया तेरा, ले चलो इसको पुलिस स्टेशन। अच्छे से खातिरदारी करेंगे, तोते की तरह सब सच बोलने लगेगा। ले चलो। साहब वो मेरी बहन जैसी थी, मैंने नहीं मारा उसे साहब। साहब आशा मेरी बहन जैसी थी साहब। साहब वो मेरी बहन जैसी थी साहब। साहब साहब बता तूने आशा के साथ क्या किया? मैंने आशा के साथ कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया आशा के साथ साहब। तो फिर क्या तूने प्रकाश को मारा? साहब मैंने प्रकाश को मार के अपने घर की दीवार में चुनवा दिया था साहब।
सर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है मदन पूरी तरह से पागल है, या फिर पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। उसकी आरती उतारते रहो जब तक कि वो सच ना उगल दे। ओके सर। बहुत ढीठ है तुम्हारा पति, लेकिन हम भी उससे सच उगलवा कर ही रहेंगे। साहब, हमें भी आपको कुछ बताना था। पहले तो मैं बताना नहीं चाह रही थी साहब, पर अब जब बात मेरे पति पर आई है तो मुझे बताना पड़ेगा। आशा ने मुझे प्रकाश के बारे में कुछ बताने के लिए कुछ दिन पहले बुलाया था मिलने। आशा, क्या जरूरी बात करनी थी प्रकाश के बारे में, बोलो। रेखा, प्रकाश से मेरा बिल्कुल भरोसा उठ गया है। क्यों? ऐसा क्या किया प्रकाश ने? उनका चक्कर चल रहा है किसी औरत के साथ। सुना है बंदीपुरा की है वो औरत, इसीलिए आजकल काम के बहाने वो वहीं पड़े रहते हैं। आशा, रोना बंद करो। देखिए, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। आशा की साड़ी और वो जो चाकू मदन के टेम्पो से बरामद हुआ था, उसमें मदन की ही उंगलियों के निशान पाए गए हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता है कि आशा का खून मदन ने ही किया। हमने कोर्ट से भी दरखास्त की है कि हमें मदन की दिमागी हालत की जांच करवाने के लिए परमिशन दी जाए, क्योंकि हमें शक है कि मदन पागल नहीं बल्कि पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, ताकि अगर वो आशा के कत्ल के इल्जाम में फंस भी जाए तो अपनी खराब दिमागी हालत की गुहार लगाकर अपने आप को कानूनन 1-2 साल में बरी करवा सके। मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, आप लोग जाइए। काली सी राहें खाली सी आहें, यहाँ एक जैसे ही दिन रात है। घुटती है और रेंगती जिंदगी है, यहाँ हर तरफ मौत के घाट हैं। हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, है आदमी या दरिंदा कोई। जय हिंद सर। जय हिंद सर, रूटीन चेकअप के तौर पर रेखा और प्रकाश के फ़ोन लोकेशन ट्रैक कराए थे, जिससे ये पता चला 13 तारीख के दिन, जिस दिन आशा गायब हुई थी अपने गांव से, प्रकाश और रेखा की लोकेशन भी उसी गांव में थी। तो फिर ये रेखा और प्रकाश ने हमसे झूठ क्यों कहा? रेखा ने बताया कि 13 तारीख को वो अपने घर पर थी, और प्रकाश ने कहा कि वो काम के सिलसिले में बंदीपुरा गया हुआ था। एक काम करो, अपनी टीम को लेकर बंदीपुरा जाओ और प्रकाश के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो। जी सर। हाँ साहब, ये तो ठेकेदार है, यहीं पे किराए पे मकान लेके बहुत काम करवाया इसने। मकान दिखा सकते हो? जी साहब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए। क्या हाथ लगा? आप खुद ही देख लीजिए सर, अपराध का इतना हैरत अंगेज तरीका तो मैंने आज तक नहीं देखा। वाकई इस जुर्म के तरीके की दाद देनी पड़ेगी। सर, घर पे तो ताला लगा था, कोर्ट से सर्च वारंट लेके ताला तुड़वाया है। गुड। अब एक काम करो, मदन, प्रकाश और रेखा को आंखों पर पट्टी बांधकर यहां ले आओ। ओके सर, चलो।
साहब कुछ समझ में नहीं आया मुझे मेरे ही कमरे में क्यों ले आए वापस? सब समझ में आ जाएगा। शुक्ला जी, साहब ये हथौड़ा क्यों? तोड़ो ये दीवार। जी? दीवार तोड़ो। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? अरे मुझसे गलती हो गई ना साहब, आगे से मैं दारू नहीं पीऊंगा साहब। साहब मैंने मान लिया साहब, मैंने सपना देखा था कि मेरे प्रकाश को मार के इस दीवार में चुनवा दिया साहब। अरे साहब ये तो सामने खड़ा है, तो 3 दिन पहले से मार के दीवार में कैसे चुनवा सकता हूं मैं? साहब भला आदमी है साहब, गलती हो गई होगी, जाने दो ना साहब। खड़ा हो जा चुपचाप। आप अरे साहब ये दीवार तो गीली नहीं है, कल तक तो गीली थी, ये कैसे हो सकता है साहब? सब समझ में आ जाएगा, दीवार को तोड़ो। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? दीवार को तोड़ो। जी अरे साहब ये तो आशा की लाश है, ये यहाँ कैसे पहुंचे साहब? ये सब प्रकाश बताएगा, और जहां प्रकाश अटक जाएगा वहां रेखा जी बताएंगी। क्यों रेखा जी? अब बोलेगा या तोते की तरह बुलवाना पड़ेगा? बोल, कब से शुरू हुई तुम्हारी ये कहानी? मदन के दारू पीने के लत से रेखा पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, और मैं भी आशा से बहुत खुश नहीं था। ऐसे में मैं और रेखा एक दूसरे के करीब आने लगे। मैं और रेखा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हम दोनों ने मिलकर जानबूझकर मदन के शराब पीने की आदत को और बढ़ावा दिया। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और रेखा आखिर एक होंगे तो होंगे कैसे। ऐसे में एक दिन जब मैं मदन के कमरे में था तो अचानक एक तरकीब सूझी। मैंने पलक झपकते ही अपना मोबाइल निकाला और मदन के पूरे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की। उस कमरे का रंग, फर्नीचर, तकिया, चद्दर, हर छोटे मोटे चीज की रिकॉर्डिंग की। और फिर कुछ दिनों बाद सेम टू सेम मदन जैसा कमरा मैंने बंदीपुरा के इस किराए के मकान में बनाया। रेखा ने पहले ही मदन के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। वो प्रकाश है ना, वो मुझे गलत नजर से देखते हैं। एक दिन मुझे छुआ भी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं किसी दिन वो मुझे उठा के ना ले जाए। उस प्रकाश की तिहमत। उस रात जब मदन नशे में धुत था तो मैं और रेखा ने उसे उसी हालत में उसके घर से उठाकर उसी के टेम्पू में डालकर बंदीपुरा के इस मकान में ले आए थे। और फिर हमने हमारी नौटंकी शुरू की। प्रकाश छोड़ो, क्या कर रहे हो प्रकाश? प्रकाश, मदन को जगा दूंगी मैं। छोड़ो प्रकाश मुझे। अरे छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? मौका मिलते ही मैं बिस्तर के नीचे घुस गया और पहले से ही छुपाई आशा की लाश को मैंने आगे कर दिया। कमरे में अंधेरा होने की वजह से नशे में धुत मदन ये समझ नहीं पाया था कि वो मुझ पर नहीं बल्कि आशा की लाश पर वार कर रहा है। दोनों ने मिलकर आशा की लाश को उठाया। मदन ने पैर की तरफ से और रेखा ने जानबूझकर सर की तरफ से उठाया ताकि मदन आशा का चेहरा बिल्कुल ना देख सके। देखते ही देखते मदन ने आशा की लाश को इस बंदीपुरा के कमरे में चुन दिया था और तब तक रेखा ने मदन की दारू में बेहोशी की गोली मिला थी और उसे पीते ही मदन, जो पहले से ही नशे में धुत था, बेहोश हो गया।
और फिर एक बार हम बेहोश मदन को बंदीपुरा से उठाकर उसी के कमरे में ले आए और मैं वहाँ से निकल गया और रेखा जानबूझकर मदन के कमरे की दीवार पर पानी मारती रही। जब सवेरे मदन अपने ही कमरे में उठा तो कमरे की हालत देखकर उसे विश्वास हो गया था कि रात को मेरी लाश को उसी के कमरे में उसने चुन दिया था। अब ये बताओ कि आशा को तुमने मारा कैसे? साहब 13 तारीख को मदन ने आशा को गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर छोड़ दिया था। आशा! हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, हाँ जिसको कहते थे इंसान हम, क्यों ना नजर आए जिंदा कोई। दिमाग तो तुम दोनों ने बहुत तेज पाया है, काश इसे जुर्म में ना इस्तेमाल किया होता। तोलाराम जी, आशा की लाश का पंचनामा करवाइए और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और इन दोनों को हिरासत में लीजिए। है आदमी या दरिंदा कोई, यहाँ हर तरफ मौत के घाट हैं। किसी ने सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मगर जब इंसान ना सिर्फ अपने दिमाग को बल्कि अपने आप को ही पूरी तरह शैतान के हवाले कर दे तो सोचिए फिर उसका क्या होगा। पहले तो गुनाह करने के एक से एक नायाब तरीके सोचेगा, फिर उस गुनाह को छिपाने के लिए अपना शैतानी दिमाग दौड़ाएगा, जैसा कि इस घटना में हुआ। पराई नारी और पराये पुरुष की लालसा ने 2 शादीशुदा जिंदगियों को तबाह कर दिया। हम क्यों इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपने सुख के लिए किसी और के सुख को छीन लें और उस कहावत को सिद्ध करने में लग जाएं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भलाई इसी में है कि वैवाहिक जीवन की मीठी बांसुरी हमेशा बजती रहे, कोई बाहरी व्यक्ति उसमें रुकावट ना बने। इसी आशा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे इजाजत लेता हूं, विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे मौका वारदात की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।